नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ करेंगे, जो सूर्य प्रकाशन द्वारा छपित पुस्तक है, जिसमें हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इकाई पहली क्या कहती है? पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण अध्ययन की अनुशासनात्मक प्रकृति का वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसकी विशेषताओं एवं प्रकारों को समझाइए। अथवा पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी संरचना पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, हमने उसको अथवा में देख लिया है। दूसरा कैसा क्वेश्चन हो सकता है? पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करिए। तीसरा कैसा हो सकता है? पर्यावरण के विषय क्षेत्र तथा महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्नों की प्रकृति हो गई, जो किस में आते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व में। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, पर्यावरण के घटक, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल आता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच वी विल डिस्कस एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। इसमें जो प्रश्न के प्रकार है वो कैसे हो सकते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटनों का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जैवमंडल हो गया। अब तीसरी हम प्रश्नों की प्रकृति पर आते हैं। प्राकृतिक संसाधन एवं संबंधित समस्याओं का संक्षिप्त विवरण। ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। इसमें हम कैसे प्रश्न देख सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अथवा प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा हम क्या देख सकते हैं इनमें? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैसे कि समाप्य संसाधन, असमाप्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय अयोग्य संसाधन। फिर हम कैसे प्रश्न दे सकते हैं भू संसाधन से रिलेटेड, जिसमें हम दो तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला कैसा है? भूमि संसाधन से क्या आशय है? भूमि क्षरण एवं भूमि निम्नीकरण के कारणों को समझाइए। अथवा हम क्या देख सकते हैं? भूमि से क्या आशय है? भूमि का एक संसाधन के रूप में वर्णन कीजिए। भूमि अपकर्ष अथवा निम्नीकरण के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा कैसा हम प्रश्न देख सकते हैं? निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला, मानव जनित भूस्खलन। दूसरा, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं इसे। तीसरा, सुस्थिर जीवन शैली के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब बात करते हैं जल संसाधन की। जल संसाधन में हम क्या क्या देख सकते हैं? पहला प्रश्न ऐसा हो सकता है, जल संसाधन पर एक लेख लिखा जाए। दूसरा कैसा हो सकता है? जल संसाधन के वितरण, आर्थिक एवं पर्यावरण महत्व और संरक्षण पर प्रकाश डालिए। अथवा जल संसाधन और उसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। अथवा धरातलीय जल संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में बताइए। भूमिगत जल संसाधन, ग्राउंड वाटर, एवं उसके उपयोग के बारे में बताइए। और जल संसाधन के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसके बारे में आप बताइए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सतही जल एवं भूजल की भूजल का अधि उपयोग, जैसे कि सरफेस वाटर जो होता है, ज़मीन पर जो पानी होता है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर जो होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, उसका जो दोहन है अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, जल पर संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे नदी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक जगह से पानी दूसरी जगह बह रहा है तो उसके यूज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोग लड़ते हैं पानी को लेकर के, उसके बारे में आप बताइए। फिर जल संसाधन के संरक्षण की समस्या एवं उनके प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा विश्व में जल संसाधन के संरक्षण का एक युक्ति युक्त विस्तृत लेख दीजिए। बांध निर्माण के लाभों तथा समस्याओं की व्याख्या करिए और
बांधों के लाभ तथा समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब बात करते हैं ऊर्जा ऊर्जा संसाधन के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज। भारत में ऊर्जा संसाधनों के महत्व का वर्णन करना है आपको, और भारत में ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख भी करना है कि कौन कौन से ऊर्जा स्रोत हैं। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अथवा भारत में शक्ति या ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं। भारत में शक्ति साधनों के वितरण, स्वरूप एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं भारत में ऊर्जा संकट के क्या कारण हैं। भारत में ऊर्जा संकट के समाधान, सॉल्यूशन के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हैं आपको। तो कैसे कैसे भारत में ऊर्जा के संकट को सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है, उसके लिए आपको सॉल्यूशंस देने हैं, सुझाव प्रस्तुत करने हैं। अथवा हम क्या देख सकते हैं, दूसरा किस तरीके का प्रश्न हो सकता है, ऊर्जा संकट की समस्या क्या है और ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तीसरा कैसे हम देख सकते हैं इसी प्रश्न को, भारत में ऊर्जा संकट समस्या एवं समाधान, इस विषय पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो तीनों तरीके के प्रश्न एक ही प्रश्न की तरफ आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो उत्तर आपको एक ही लिखना है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, अधारणीय से धारणीय विकास पर विस्तृत निबंध लिखना है आपको। अथवा दीर्घकालीन स्थिर विकास से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के विकास की ओर अग्रसर होने की क्यों आवश्यकता है, इस पर आपको बातें बतानी है। अब द्वितीय इकाई आ जाती है, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रमुख बायोम एवं इसके प्रकार, मेजर बायोम्स एंड इट्स टाइप्स, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, आर्द्रभूमि, मुहाना व समुद्री। इसमें हम कैसे प्रश्न देखेंगे, जीवोम या बायोम से आप क्या समझते हैं, प्रमुख जीवोम का संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि ध्रुवीय कटिबंध, टुंड्रा, टैगा, पर्णपाती वन, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मरुस्थल। अगला किस तरीके का प्रश्न हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना, कार्य प्रकार व इनका संरक्षण व पुनः स्थापन। इकोसिस्टम को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, देयर प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर चर्चा करिए या इसके प्रकारों की व्याख्या दीजिए, ऐसे प्रश्न देखेंगे। अथवा इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, इकोसिस्टम का क्या अर्थ होता है, प्रकार क्या होते हैं इसके, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए। अगला प्रश्न कैसा हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक लेख लिखना पड़ेगा आपको, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाना पड़ेगा, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन करना पड़ेगा आपको। अथवा हम कैसा प्रश्न देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए, अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि ऊर्जा प्रवाह, भोजन श्रृंखला और जैव भौम रसायन संचरण, जैव भौम रसायन संचरण। अगला प्रश्न हम कैसा देख सकते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न कैसा हो सकता है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लिखिए, जैसे घास के मैदान होते हैं ना, तो उन घास के मैदानों में जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है, कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं दुनिया भर में, और वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ पे क्या क्या पैदा हो सकता है, वहाँ पर बायोम कैसा होता है, वहाँ के जीव कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। अथवा इसको हम दूसरी तरह देख सकते हैं, घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, अथवा घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न कैसा हो सकता है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए, अथवा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, अथवा मरुस्थलीय एवं मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद हम कैसे देख सकते हैं, अगला प्रश्न कैसा हो सकता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तार से समझाइए। तो समुद्र के अंदर लोग कैसे रहते हैं, जीव कैसे रहते हैं, लोग की बात कर रहे हैं, जीव कैसे रहते हैं समुद्र के अंदर, तो उसको हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो उसमें वनस्पति हो सकती है, जीव हो सकते हैं, तरह तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है,
तो वो कैसे चलती है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखते हैं। अथवा जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत तालाब, झरने, नदियाँ एवं झीलों पर प्रकाश डालिए। अगला कैसा टॉपिक हो सकता है? जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें हम जैव विविधता क्या है इसको देखेंगे, आनुवांशिक, जातीय और पारिस्थितिकीय विविधता पर प्रकाश डालेंगे अथवा जैव विविधता का विस्तार से परिचय देंगे। जैव विविधता के मूल्य क्या होता है इसके बारे में हम कैसे प्रश्न देख सकते हैं इस टॉपिक में। जैव विविधता के महत्व का वर्णन कर सकते हैं अथवा जैव विविधता के मूल्य क्या है, मानवीय जीवन में इसकी क्या महत्ता है, इसका विवरण दे सकते हैं अथवा जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं, इम्पोर्टेंस बता सकते हैं उसकी। जैव विविधता के स्तर देखेंगे, इसमें हम कैसे प्रश्न देखेंगे, वैश्विक, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता को समझाएंगे अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, जैसे कि विश्वव्यापी जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता, स्थानीय जैव विविधता, भारत एक विशाल जैव विविधता वाला राष्ट्र है अथवा भारतवर्ष में जैव विविधता का स्तर। फिर इसके बाद हम कैसे प्रश्न देखेंगे, टॉपिक हमारा क्या होगा, जैव विविधता के खतरे। उसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, जैव विविधता के संकट या हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए अथवा क्या कारण है कि विश्व एवं भारतवर्ष की जैव विविधता में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, संक्षिप्त में समझाएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल प्रारक्षण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखेंगे अथवा भारतवर्ष के प्रमुख जैवमंडल प्रारक्षणों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। इसके बाद हम जैव विविधता के संरक्षण पर लेख लिखेंगे अथवा जैव विविधता के इन सीटू एवं एक्स सीटू संरक्षण पर निबंध लिखेंगे अथवा जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करेंगे अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, इन सीटू का संरक्षण, एक्स सीटू का संरक्षण। इकाई 3 में हम क्या देखेंगे, प्रदूषणों के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उससे जुड़ी समस्याएं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। प्रदूषण शब्द को परिभाषित करते हुए प्रदूषकों के प्रकारों का वर्णन करेंगे अथवा प्रदूषण को परिभाषित करेंगे, प्रदूषकों के कौन कौन से प्रकार हैं उसका वर्णन करेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे, उसके कारण, प्रभाव एवं रोकथाम के बारे में देखेंगे। वायु प्रदूषण है क्या, वायु प्रदूषण के कारक ये क्या होते हैं इनको हम बताएंगे, वायु प्रदूषण को परिभाषित करेंगे, वायु प्रदूषण का वर्गीकरण और कारणों का उल्लेख करेंगे, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों तथा निवारण के उपायों पर एक भौगोलिक निबंध लिखेंगे। फिर इसके बाद हम जल प्रदूषण, उसके कारण, प्रभाव एवं रोकथाम को देखेंगे। जल प्रदूषण होता क्या है, जल प्रदूषण के कारण व उसे रोकने के उपायों का वर्णन करेंगे। जल प्रदूषण के दुष्परिणामों पर एक निबंध लिखेंगे अथवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर। ध्वनि प्रदूषण देखेंगे, इसमें हम कारण, प्रभाव, रोकथाम को देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करेंगे अथवा ध्वनि ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि प्रदूषण किन कारकों पर निर्भर करता है अथवा ध्वनि या शोर प्रदूषण का सविस्तार वर्णन करेंगे अथवा ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के मानव शरीर पर पड़ने वाले कुप्रभावों का वर्णन करेंगे। तापीय प्रदूषण को देखेंगे, उसका कारण, प्रभाव एवं रोकथाम को देखेंगे। तापीय प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, तापीय प्रदूषण के कारण व प्रभावों का वर्णन करेंगे और तापीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को स्पष्ट करेंगे अथवा तापीय प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। नाभिकीय या आणविक प्रदूषण, कारण, प्रभाव एवं रोकथाम। नाभिकीय या आणविक प्रदूषण क्या है, नाभिकीय प्रदूषण के कारण, प्रभाव व इसे रोकने के उपायों का उल्लेख करेंगे। पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण विधान, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट। भारत में पर्यावरण संबंधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्णन करेंगे अथवा भारत में पर्यावरण कानून की आवश्यकता का वर्णन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की आलोचनात्मक विवेचना करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियमों के संबंध में भारत सरकार की चिंताओं को स्पष्ट करेंगे तथा वायु प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की विवेचना करेंगे अथवा वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम की व्याख्या करेंगे। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की विवेचना करेंगे। वन्य जीवन
संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, इसके बारे में देखेंगे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको देखेंगे, जिसमें हम भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन करेंगे अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। चिपको आंदोलन हो गया, बिश्नोई आंदोलन हो गया, एपिको आंदोलन हो गया, मूक घाटी आंदोलन हो गया। इसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन करेंगे अथवा जन भागीदारी का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है अथवा पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता की आवश्यकता पर एक निबंध लिखेंगे अथवा पर्यावरण संरक्षण में जन जागृति की भूमिका का वर्णन करेंगे। पर्यावरण के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम का भी वर्णन करेंगे। पर्यावरण में संचार की भूमिका का भी वर्णन करेंगे अथवा हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता में सूचना तकनीकी की क्या भूमिका होती है, उसको हम लिखेंगे। अब अगला कैसा प्रश्न हो सकता है, टॉपिक हमारा है पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन करेंगे अथवा भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित संस्थाओं को संक्षिप्त में लिखेंगे अथवा भारत की पर्यावरणीय संस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद कैसा प्रश्न हो सकता है, पर्यावरणीय संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन करिए अथवा पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन करिए। और सबसे आखिरी में हम क्या देखेंगे, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। सूचना तकनीकी का पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में योगदान को स्पष्ट करना है आपको, अथवा सूचना प्रौद्योगिकी का पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन करना है आपको, अथवा स्वास्थ्य रक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व अथवा उसकी भूमिका को समझाना है आपको। और सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करना है। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसका उत्तर सहित आपको एक्सप्लेनेशन सबसे लास्ट में मिलेगा। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति से। विषय क्षेत्र एवं महत्व, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण अध्ययन की अनुशासनात्मक प्रकृति का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसकी विशेषताओं एवं प्रकारों को समझाइए अथवा पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी संरचना पर प्रकाश डालिए। अब हम उत्तर देख लेते हैं। पर्यावरण से आशय, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। मनुष्य के चारों ओर एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव की बुद्धि और प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों की देन है। प्रकृति द्वारा बनाए गए इस तरह के पर्यावरण को प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। भौगोलिक पर्यावरण में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो प्रकृति मानव को प्रदान करती है, जैसे पृथ्वी, ऋतुएं, फल फूल, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर इत्यादि। भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य ऐसी ऐहिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है, जो मानव रचित नहीं है, जो बिना मनुष्य के अस्तित्व और कार्यों से प्रभावित हुए स्वतः परिवर्तित होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द की अपेक्षा हैबिटेट शब्द या मिलियू शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय भी समस्त पारिस्थितिकी अथवा परिवृत्ति, टोटल सेट ऑफ सराउंडिंग से है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्विरनर, ENVIRONER, इन्विरनर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा परिवृत्त से होता है। इसके अंतर्गत सभी स्थितियां, परिस्थितियां, दशाएं तथा प्रभाव जो कि जैव अथवा जैविकी समूह पर प्रभाव डाल रहा है सम्मिलित है। पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव के चारों ओर से मानव को घेरे हुए है। तो क्या है, एक परिवृत्ति है पर्यावरण।
मानव को कहाँ से घेरे हो, चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसे हम देखते हैं कि एक जगह आप निकल के जाइए, किसी भी बागान में, बाग बगीचे में जाइए, तो देखेंगे कि चारों तरफ फूल ही फूल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे चिड़िया हैं, बहुत सारे जानवर हैं। गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकते हैं, बैल हो सकता है। और अगर जंगल की तरफ जाएं तो जंगली जानवर भी हो सकता है। नदी हो सकती है, वहाँ पर तालाब हो सकता है, पौंड हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जनरली देखने को मिलती हैं। तो पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसके जीवन व क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। तो जीवन और क्रियाओं पर कैसे प्रभाव डालती है? अगर आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में चले जाएंगे तो आपको क्या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर आपको सांस से जनित बीमारियां हो सकती हैं। फिर आप बहुत अच्छे पर्यावरणीय क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि बाग बगीचे में जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे स्वच्छ वातावरण है, तो वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और अच्छी अनुभूति होंगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और आपकी जीवन शैली में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस परिवृत्ति अथवा परिस्थिति में मनुष्य से बाहर के समस्त तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां तथा दशाएं सम्मिलित होती हैं, जिनकी क्रियाएं मनुष्य के जीवन विकास को प्रभावित करती हैं। बात करते हैं फिटिंग की। फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग, द टोटलिटी ऑफ मिलियू फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पर्यावरण है। अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाते हैं। जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग ने यह परिभाषा 1922 में दी थी। टांसले की बात करते हैं। टांसले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते वातावरण कहलाता है। हर्ट्ज़ की बात करते हैं। इनके अनुसार वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार चारों ओर उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित रहती है। और टी एन खुशू के अनुसार उन सब दशाओं का योग जो कि जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता हो, पर्यावरण है। वस्तुतः पर्यावरण विभिन्न अंतर्निर्भर घटकों, सजीव एवं निर्जीव के मध्य सामंजस्य एवं पूर्णता प्रकृति की अवधारणा है। पर्यावरण का निर्जीव घटक 5 मुख्य उप घटकों में विभाजित है, जैसे ऊर्जा, पानी, मिट्टी, हवा तथा अंतरिक्ष। सजीवों के अनेक उप घटक हैं जो ना तो उत्पन्न किए जा सकते और ना ही समाप्त। हाँ, इन्हें एक से दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार सजीव तथा निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। एक स्वरूप में यदि कोई उत्पादक है तो वह दूसरे रूप में उत्पाद भी हो सकता है। यही प्रकृति भी है। तो एक रूप में अगर कोई उत्पादक है, प्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज़ को, तो दूसरे रूप में वो उत्पाद भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मनुष्य को देख लो, हम क्या है, किसी चीज़ को उत्पादित कर सकते हैं, है ना। कोई चीज़ बना सकते हैं, खाने की चीज़ बना सकते हैं, एक दूसरा इंसान भी बना सकते हैं, या कुछ भी चीज़। और उत्पाद क्या प्रोडक्ट की तरीके से कैसे यूज़ कर सक होते हैं हम लोग। जैसे सोशल मीडिया साइट्स हमें एज अ प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। हमें मेकअप इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एज अ प्रोडक्ट के रूप में देखती हैं। मार्केटिंग की जो कंपनियां होती हैं वो एक इंसानों को प्रोडक्ट के रूप में देखती हैं। तो इस तरीके से इंसान प्रोडक्ट भी हो सकता है। पर्यावरण की विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह या तत्व समुच्चय, सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। भौतिक पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। अब हम ये देखते हैं कि भौतिक तत्वों का समूह कैसे हो सकता है पर्यावरण, सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैसे हो सकता है। क्या चीज़ें कि हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। हम सुबह नहाने की चीज़ों में टॉयलेटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें साबुन होता है, पेस्ट होता है, ब्रश होता है, फिर और भी टॉयलेट पेपर होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर हम खाने के अगर उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो विभिन्न तरह की सब्जियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गई, और
जूस हो गया, इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। फिर हम फास्ट फूड भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नाश्ते में यूज़ करते हैं एज अ फास्ट फूड। फिर उसके बाद खाने के बाद कपड़े की बात करें तो हम पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वियरिंग्स होती हैं, क्लॉथ्स होते हैं। किसी फंक्शन के हिसाब से हमें अगर तैयार होना है तो उसके लिए अलग कपड़े होते हैं, डेली रूटीन के लिए अलग कपड़े होते हैं, सुबह के अलग कपड़े होते हैं, रात के अलग कपड़े होते हैं, बाहर जाने के अलग कपड़े होते हैं, घर के अंदर पहनने के लिए अलग कपड़े होते हैं, ठंड के अलग होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं, बरसात के अलग होते हैं। तो ये है कपड़ों के टाइप्स। तो हम पर्यावरण के भौतिक तत्वों का समूह या तत्व समुच्चय, सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसके हम बारे में देख रहे हैं। और पर्यावरण में भौतिक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पर्यावरण में पानी का क्या योगदान है, पर्यावरण में धूप का क्या योगदान है, पर्यावरण में मिट्टी का क्या योगदान है, कीट पतंगों का क्या योगदान है, पर्यावरण में पेड़ पौधों का क्या योगदान है, पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी अन्य चीज़ों का क्या योगदान है, जिसके बारे में हम दैनिक दिनचर्या में हम देखते रहते हैं जिसको, तो उसके बारे में हम भौतिक तत्वों के द्वारा समझ सकते हैं। भौतिक पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया कार्यरत होती हैं। पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। यह परिवर्तनशील होता है। यह स्वपोषण और स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम प्रणाली पर आधारित होता है। खुद को रीजनरेट कर सकता है पर्यावरण। अगर बहुत समय तक कहीं पर प्रदूषण है तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, इसके बाद वहाँ का प्रदूषण खत्म होने लगता है, खुद रीजनरेट करने लगता है पर्यावरण खुद को। इसमें क्षेत्रीय विविधता होती है, इसमें पार्थिव एकता पाई जाती है। यह जैव जगत का निवास्य या परिस्थान हैबिटेट है। यह संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं: भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, कल्चरल और मैन मेड एनवायरनमेंट। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन्हें भौतिक क्रियाओं, फिजिकल फोर्सेस, प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस और तत्वों, एलिमेंट से लिया जाता है जिनका मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भौतिक शक्तियों में सौरिक शक्ति, तापमान, पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, भूपटल को प्रभावित करने वाले बल, ज्वालामुखी, भूकंप आदि शामिल किए जाते हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनसे पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। इन सब का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर पड़ता है। भौतिक प्रक्रियाओं में भूमि का अपक्षय, जैसे भूमि का क्षरण जो होता है, सॉइल इरोजन कहते हैं हम इसे, ताप विकिरण, रेडिएशन कहते हैं हम इसे, संचालन, संचालन क्या होता है? कंडक्शन होता है। जैसे ठोस वस्तु से दूसरी ठोस वस्तु में ताप का संचरण जो होता है वो संचालन कहलाता है। जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं हम, तो पानी कैसे गर्म हो रहा है? जब हम किसी पतीले पर पानी रखेंगे, उसके नीचे से आग जलाएंगे तो पानी गर्म होगा। तो जो ठोस वस्तु वस्तु का जो वहाँ पे योगदान है वो संचालन है। ताप संवहन, अवसादीकरण, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जल वायु की गतियाँ, जीवधारियों की गतियाँ, जन्म मरण व विकास आदि आता है इसमें। इन प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक पर्यावरण में अनेक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। वे मानव के क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। भौतिक तत्वों में उनके तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो भौतिक शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैं। भाववाचक तत्व कौन से होते हैं? भौतिक तत्वों के तीन भेद हैं इनमें। जो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट हैं भाववाचक, इसमें हम प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति देखते हैं, प्राकृतिक संस्थिति देखते हैं, प्रदेश का क्षेत्रफल या विस्तार देखते हैं, प्रदेश की आकृति और भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं। भौतिक तत्व देखते हैं हम, इसमें हम फिजिकल एलिमेंट्स को देखेंगे, भू आकार, लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, फिर ऋतुएं और
जलवायु को देखेंगे, चट्टानें और खनिज को देखेंगे, मिट्टियों को देखेंगे, नदियों और जलाशय को देखेंगे, भूमिगत जल को देखेंगे, महासागर व तट को देखेंगे। जैविक तत्व में बायोटिक एलिमेंट्स आते हैं, इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, प्रादेशिक जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया देखेंगे। उपरोक्त सभी तत्व मिलकर मानव पर्यावरण का निर्माण करते हैं और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसे प्राथमिक, प्राइमरी, प्राकृतिक, नेचुरल या भौतिक, फिजिकल पर्यावरण आदि नामों से अभिहित किया जाता है। ये समस्त तत्व प्रकृति की देन है, इनका मनुष्य ने सृजन नहीं किया है, तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है ये। सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण को देखेंगे, कल्चरल और मैन मेड इन्वायरमेंट। मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग है। मनुष्य अपनी तकनीकी के बल पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। वह भूमि को जोतकर कृषि करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, रेल मार्ग व नहरें आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाता है, नई बस्तियां बसाता है, भूगर्भ से खनिज निकालता है, अनेक यंत्र व उपकरण बनाता है तथा प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुएं जिस संस्कृति को जन्म देती है उसे मानव निर्मित संस्कृति, मैन मेड कल्चर या प्रावधिक पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसे मानव के पार्थिव संस्कृति, मटेरियल कल्चर भी कहा जाता है। मानव के सांस्कृतिक पर्यावरण में औजार, गहने, अधिवास, परिवहन व संचार के साधन, वायुयान, रेल, मोटर, तार, जलयान, तार कहते हैं टेलीफोन, प्रेस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रेस यानी जिसमें हम छाप, प्रेस यानी वो वाली प्रेस नहीं है जिसमें हम कपड़े को प्रेस करते हैं, प्रेस यानी मीडिया। फिर मानव की शारीरिक व बौद्धिक क्षमताएं भी मानव संस्कृति के अंग हैं। ये मानव की सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज है। संस्कृति के इस भाग को अपार्थिव संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। धन्यवाद।